कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण है नर जनन तंत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यानी कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जनन होता है बेसिकली दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा दूसरा हमने पढ़ा था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन हम किसे कहेंगे तथा अलैंगिक जनन हम किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। लैंगिक जनन हम किसे कहेंगे, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं, जनन का वह प्रकार जिसमें अकेला जीव जनन करने के लिए सक्षम होता है, इस प्रकार के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार में वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख लीजिए। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, अब जो लैंगिक जनन होगा इसमें होगा एक नर होता है और एक मादा होता है। दोनों के पास अपने अपने युग्मक होते हैं। नर के पास होगा नर युग्मक, मादा के पास होगा मादा युग्मक। अब लैंगिक जनन के दौरान होता क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। इन दोनों को मिल जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये जो निषेचन है यही आगे वृद्धि करके क्या करता है, गर्भ का रूप ले लेता है, जिसके अंदर क्या है, बच्चा पलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों को लैंगिक जनन के बारे में बताना चाहूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो प्रकार के लिंगी जीव पाए जाते हैं। एक ऐसे जीव है जिनको हम कहते हैं एक लिंगी जीव, तथा एक दूसरा ऐसा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी जीव। इसमें अंतर क्या है, जब एक ही जीव के अंदर नर तथा मादा दोनों की जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों का जनन तंत्र पाया जाता है, इस प्रकार के हम जीवों को कहते हैं द्विलिंगी जीव, यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जीव एक ही होगा लेकिन उसके अंदर जो जनन तंत्र है वो नर का भी होगा और मादा का भी होगा। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, सरसों है, गुलहड़ है, केचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है इत्यादि। ये सभी क्या है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के क्या है, उदाहरण है। यदि हम बात करते हैं एक लिंगी जीव की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इसमें क्या होता है, देखिए, जब नर या मादा लिंग अलग अलग विष्टियों में पाए जाते हैं, यानी कि नर जनन तंत्र है वो अलग जीव में होगा, मादा जनन तंत्र है वो अलग जीव में होगा, यानी कि दोनों जनन तंत्र अलग अलग जीवों में जब पाए जाएंगे, इस प्रकार के हम जीवों को क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पपीता है, खरबूज है, मनुष्य है, घोड़ा है, बंदर है, कबूतर है। इन सभी जीवों को हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नंबर क्वेश्चन में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उदाहरण देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा है एक लिंगी जीव है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जीव है। आगे चलते हैं, मनुष्य का जो प्रजनन तंत्र है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें नर जनन तंत्र है वो अलग जीव में पाया जाएगा, मादा जनन तंत्र है वो अलग जीव में पाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। अब पुरुष में जो नर जनन तंत्र पाया जाता है, इसका चित्र आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें ही आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। पुरुष में जो नर जनन तंत्र है, इसमें सबसे प्राथमिक इकाई मानते हैं हम लोग वृषण को। ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र जो है
यदि हम किसी को पुरुष कह रहे हैं उसको इसी आधार पे कहेंगे यदि उसमें वृषण पाए जाते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इसी को हम लोग वृषण कहते हैं। मानव में यानी कि जो नर है, नर में वृषण की संख्या होती है 2। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, वृषण की संख्या होती है 2, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको टेस्टिस बोलते हैं। इसके बाहर क्या होती है? एक यहाँ पे रचना लगी होती है जो इसकी सुरक्षा के लिए होती है। इसकी बाहरी एक कवरिंग होती है, इसे मैं लाल रंग से डोनेट कर देता हूं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कोट्रम बोलते हैं। ठीक है, स्कोट्रम बोलते हैं, जो इसके बाहर की एक रचना लगी होती है तथा यहीं से क्या होती है? एक नलिका बाहर निकलती है। यहां से एक नलिका बाहर निकलती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु वाहिनी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एक अधिवृषण भी लगा होता है, ये इसके अंग है, ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। यहां से क्या निकला होता है? आपको निकला होगा शुक्राणु वाहिनी, यानी जो क्या करती है? इस टेस्टिस के अंदर उपस्थित शुक्राणु को क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। अभी हम लोग बताएंगे कि किस गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। टेस्टिस यानी कि वृषण जो है, वृषण में क्या बनता है? आपका शुक्राणु, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। इस टेस्टिस के बाहर का जो यहाँ पे कवरिंग है या बोल सकते हैं लेयर है, सतह है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोट्रम बोलते हैं। इसके साथ ही लगा होता है अधिवृषण यानी कि एपिडाइडमिस। यहां से एक नलिका निकलती है जिसका नाम क्या होता है? शुक्राणु वाहिनी यानी कि वास डिफरेंसेस। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, वास। इससे संबंधित हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ये वास्कोटोमी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा बहुत ज्यादा। तो ये वास आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है कि जो नस, अच्छा, ये जो शुक्राणु वाहिनी है क्या करती है? दोनों नसें ले जाके शिश्न के पास, आप यहाँ शिश्न देख सकते हैं, यहाँ पे लाल रंग से दर्शाया गया है, इस शिश्न के पास शुक्राणु को लेके जाती हैं। यानी कि ये दोनों कहां पे लेके जाएंगे? आपके शुक्राणु के पास, शिश्न के पास। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, टेस्टिस की संख्या मानव में 2। इसके बाहर की जो कवरिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? स्कोट्रम कहेंगे। यहाँ पे एपिडाइडमिस लगा होता है, जहां से एक नलिका निकली होती है, दोनों टेस्टिस से एक एक निकली रहेगी। सो शुक्राणु वाहिनी मानव में कितनी पाई जाएगी? तो 2 पाई जाएंगी। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, वास। ठीक है, ये आगे किससे जुड़ी होती है? तो आगे आपका शिश्न से जुड़ी रहती है। बीच में एक स्थान होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो शिश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस शिश्न का 2 उपयोग होता है। एक तो है जनन के दौरान मादा में क्या है? शुक्राणु पहुंचाने के लिए, यानी टेस्टिस से, इस वृषण से शुक्राणु को लेकर मादा जनन अंग में पहुंचाने के लिए एक इसका कार्य होता है, तथा दूसरा इसका कार्य होता है हमारे शरीर से मूत्र त्याग करने के लिए। इन दोनों का बाहर निकलने का रास्ता सेम है, इन दोनों का बाहर निकलने का रास्ता सेम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका शुक्राणु बन रहा है वृषण के अंदर, जबकि यदि हम बात करते हैं आपके मूत्र की, वो आपके पेट से जस्ट ऊपर यहाँ पे किडनी होती है, यहाँ किडनी से वो बन के आता है। इसके लिए हम देखेंगे तो अलग नलिका होती है। ठीक है, यानी कि मूत्राशय किडनी से जो नलिका लेके आ रही है आपके मूत्र को, ठीक है, और यहां से वृषण से शुक्राणु को लेके जा रही है शिश्न तक। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा स्थान भी होगा जहां पे क्या होगा? इन दोनों की एंट्री हो रही है वहां पे। अब जिस समय शुक्राणु आपके शरीर से बाहर आते हैं, उस समय पेशाब बाहर नहीं आना चाहिए, मूत्र बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर जिस समय पेशाब बाहर आ रहे हैं, उस समय क्या है? यहां से आपका शुक्राणु बाहर नहीं आना चाहिए। इस चीज को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। अब वृषण मानव में कितने होंगे? 2 होंगे। वृषण की संख्या मानव में कितनी होगी? 2 होगी। वृषण में काम क्या होता है? तो यहाँ पे आपका बनता है, वृषण में बनता है शुक्राणु। वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। वृषण को ही
नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग माना जाता है। यानी कि यदि कोई पुरुष जिसके पास वृषण नहीं है या फिर ऐसा कोई जंतु जिसके पास वृषण नहीं है, हम उसे नर नहीं कह सकते, हम उसे नर नहीं कह सकते। इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसके अंदर जो शुक्राणु बनता है, इसमें ध्यान देने वाली चीज है, हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो शुक्राणु होता है इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो क्या करेगा, ये जनन के लिए सक्षम नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे तो होगी गड़बड़। आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री है, और इसको कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या है, हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी है कि जो ये टेस्टिज है यानी जो वृषण है हमारे शरीर के बाहर दोनों जांघों के बीच में पाया जाता है। शरीर की बाहर इसकी रचना होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे शरीर से बाहर रचना होने के कारण इसका जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, वृषण जो होते हैं हमारे मानव शरीर से बाहर उधर गुहा के जस्ट नीचे उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिवृषण हो गया था। शुक्र वाहिका क्या होती है? ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो क्या करती है, वृषण से शुक्राणु को लेकर शिश्न तक पहुंचाने का कार्य करती है। 25 सेंटीमीटर एक नलिका है, इसकी दीवार मांसल तथा संकुचनशील होती है। शुक्र वाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है। शुक्र वाहिका शुक्राशय से नलिकाओं से जुड़कर एक सखलन नली यानी कि वही प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण करती है। सखलन नली है, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को एक बार दे देता हूं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पेज पे इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का प्राथमिक इकाई क्या है? टेस्टिज है, यानी कि वृषण है। वृषण की संख्या मानव में क्या होती है? 2 होती है। इसके बाहर के जस्ट एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिवृषण कहेंगे। ठीक है, जो इसको क्या करता है, इसके बाहर सुरक्षा देने के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ पे एक और सतह पाई जाती है जिसका नाम है एपिडाइडमिस है। यहाँ से नलिका निकली होती है जिस नलिका का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी है। ये आके जुड़ती किससे है? शिश्न से जुड़ेगी। अब इस वृषण में बनता है शुक्राणु, और शुक्राणु कहां पहुंचता है? शिश्न के पास। लेके कौन आएगी यहाँ पे? शुक्रवाहिका। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा नसबंदी कराने के लिए। अब नसबंदी क्या होता है? ये जो टेस्टिज में शुक्राणु जो बन रहा है इसको शिश्न तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब ये शिश्न तक पहुंचेगा तभी ये क्या होगा, मादा के अंदर आप इसको छोड़ पाएंगे। जब मादा के अंडाणु के साथ जब ये संयुक्त होगा तभी जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी, और यही तो रोकने के लिए नसबंदी कराई जाती है, ताकि क्या है, जनसंख्या पे नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो टेस्टिज है इसकी जो नलिकाएं हैं इसी को काट दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शुक्राणु बनता तो है लेकिन आगे उससे आप कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे कारण क्या है, प्रजनन आगे नहीं हो पाती है। ठीक है, ये इसमें एक चीज और होता है, यदि आपके टेस्टिज ही निकाल दिया जाए, एक टेस्टिज निकाल, अच्छा, जनन के लिए लगभग 7 ml शुक्राणु की आवश्यकता होती है आपको। कितनी बालक? 7 ml। यदि 7 ml से कम शुक्राणु आपके शरीर में बन रहे हैं तो आपको आगे चल के जो जनन है उसमें आपको क्या होगी, समस्या होगी। तब आपको गुप्त रोगी होता है ना, बाबा बंगाली, बाबा रहमान, इन सबसे मिलना पड़ सकता है। ठीक है, यदि आपको समस्या आ रही है तो आपको अभी उसके समाधान के लिए जाना चाहिए। तो कितनी न्यूनतम शुक्राणु की आवश्यकता होती है? 7 ml। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपका एक वृषण जो है वो निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अभी भी यदि 7 ml तक की मात्रा में शुक्राणु बन रहा है तो जनन में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे शुक्राणु बनेगा, थोड़ा कम बनेगा, यदि 7 ml यहाँ बन पा रहा है तो आप जनन कर पाएंगे। लेकिन यदि दोनों ही निकाल दी जाए तो क्या होगा, अब आप नर की कैटेगरी में नहीं रहेंगे,
अब आप क्या होगा, आपकी दूसरी यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जैसे दाढ़ी मूंछ का होना, इन सभी के तहत आप खुद को नर कहलवा सकते हैं, लेकिन आपका जो प्राथमिक जो लक्षण है वो आपके पास से जा चुका है। ठीक है, तो टेस्टिज का जो है बहुत ओवरीज सॉरी टेस्टिज यहाँ पे जो है वृषण, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान होता है। एक चीज इसमें और छूट रहा है यहाँ पे कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है। नर के अंदर होने वाला सबसे ज्यादा जो कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर है। ये होता क्यों है? जब आप अनावश्यक रूप में क्या करते हैं, अधिक से अधिक शुक्राणु का अपने शरीर से निष्कासन कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कंट्रोल करती है कि एक समय पे या तो पेशाब शरीर से बाहर आना चाहिए या क्या होना चाहिए, शुक्राणु बाहर आना चाहिए। अब क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या होती है, खराब हो जाती है। अधिक अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, आपके पेशाब के साथ साथ क्या होता है, शुक्राणु भी बाहर निकलते रहते हैं और आपके शरीर में जो स्पर्म काउंट है वो काफी कम होता जाता है। ये 7 ml से कम होता जाता है। यदि 7 ml से कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप आगे प्रजनन नहीं कर पाएंगे। अब प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, इसका भी मेन रीजन यही है, बहुत अत्यधिक मात्रा में मास्टरबेशन। यदि हम महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो आजकल के फैशन के चक्कर में क्या करती हैं, बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां की जो कोशिकाएं हैं उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाता है तथा वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो पुरुषों में सबसे अधिक कॉमन अगर यदि कैंसर पूछते हैं तो कौन सा होगा, प्रोस्टेट कैंसर होगा। यदि पूछता है महिलाओं में सबसे अधिक कॉमन कैंसर कौन सा है, तो वो होगा आपका ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है, तो ये था सभी हम लोगों का मानव नर जनन तंत्र से संबंधित। इसकी अगली वीडियो में हम लोग जो है मादा जनन तंत्र को कवर करेंगे तथा जो किशोरावस्था में नर तथा मादा के अंदर जो जो परिवर्तन आते हैं इसको भी हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।